हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और चैनल को लाइक करिए, सपोर्ट करिए और चैनल को शेयर करिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट्स करके पूछिए और किसी भी क्वेश्चन का आंसर पूछा जाए तो कमेंट्स करके बताइए, क्योंकि जब तक आप कमेंट्स नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि इस क्लास को कौन कौन वॉच करता है, कौन कौन पढ़ता है। इससे तो क्या मैं अपनी मेहनत जो कर रही हूँ, लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ, क्या मेरी हेल्प उन तक पहुँच पा रही है। तो इससे मुझे पता चलेगा कि हाँ, मैं एक्चुअली में आप लोगों की मदद कर पा रही हूँ। जिन लोगों के पास पैसे नहीं है, आर्थिक अव्यवस्था है, वो बाहर निकल करके पढ़ने नहीं आ सकते, उनके लिए मैं ये सारा सिलेबस टू सिलेबस यूपीएससी का प्रोवाइड करा रही हूँ। तो आप बस लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। आप मेरा साथ नहीं छोड़िएगा, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। सारा सिलेबस कंप्लीट करा के मानूंगी। आप लोग देखते होंगे कि यूट्यूब में ना कहीं से भी टीचर पढ़ाने लगते हैं और सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाते। बच्चे अच्छी तरीके से तैयारी अपनी नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो फ्री प्लेटफॉर्म होता है। पर मैं एक्चुअल में आप लोगों की हेल्प करने आई हूँ। तो आप इस प्लेटफॉर्म को छोड़ के कहीं मत जाइएगा। अगर आप गए तो आप अपने साथ खिलवाड़ करेंगे, क्योंकि मैं इसमें सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करवाने वाली हूँ और सब्जेक्ट के साथ साथ चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट कराने वाली हूँ जो सिलेबस में है। ये सारा कंटेंट आपको सिलेबस वाइज सिलेबस मिलेगा। ओके, सिलेबस के बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये यूपीएससी में ही नहीं, यूपी पीसीएस, एसएससी सीजीएल, यूके पीसीएस, बिहार पीसीएस, एनीवन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप बैठ जाइए, एंसेंट हिस्ट्री से क्वेश्चन इससे 100% फंसने वाले हैं। तो इसलिए अगर आप क्लास छोड़ के जा रहे हैं तो अपने साथ धोखा कर रहे हैं। इसलिए क्लास को पूरा देखिए जिससे आपको बेनिफिट मिले और आप इसका लाभ उठा सकें, क्योंकि इतनी मेहनत मैं कर रही हूँ सिर्फ आपके लिए कर रही हूँ। क्योंकि वो चीज़ें मैंने फेस की है। और बहुत सारे बच्चे होते हैं कि पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, सही जानकारियाँ नहीं मिल पाती हैं। तो बस आप इस प्लेटफॉर्म को छोड़ के नहीं जाइए। प्रॉमिस के साथ कहती हूँ, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। जैसे कि हमारे 13 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं और एंशिएंट हिस्ट्री हमारा ख़त्म ही होने वाला है। बस 1-2 चैप्टर और ही बचे हैं। इसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री के तरफ चलेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद मेडिवल हिस्ट्री लेकर के आएंगे। तो ऐसे ही हम चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते रहेंगे और सिलेबस बाय सिलेबस पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो इन सारी जानकारियों के साथ चलिए आज कुछ ताज़ा और एनर्जी के साथ हो जाए। हार कर बैठने से रास्ते सिर्फ बिगड़ते ही हैं। हार कर बैठने से रास्ते सिर्फ बिगड़ते ही हैं। इसलिए जब तक मंजिल ना मिल जाए तब तक चलते रहना चाहिए। जब तक मंजिल ना मिल जाए तब तक चलते रहना चाहिए, क्योंकि कई बार ज़िंदगी में बड़ी जीत हासिल करने के लिए छोटी मोटी हार ज़रूरी होती है। तो अगर आपको कभी हार मिल जाए तो आप हार मत मानिएगा, आप दोबारा से उसे शुरू करिएगा और एक दिन सफलता आपकी कदम चूमेगी। क्योंकि थॉमस एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया था तो 1000 बार फेल हुए थे और लोग उन पर हंस रहे थे। तो कहते हैं जब किसी पर हंसा तब उसने इतिहास रचा। तो एक दिन आप भी इतिहास रचोगे। हंसने दो जिसको हंसने दो, हंसना हो, मारने दो जिसको ताने मारना हो। आप उन तानों से मत डरिए,
ये समाज ऐसा होता है कि एक देवता इंसान को राक्षस बना देता है। तो समाज के पॉजिटिव इफेक्ट भी होते हैं और निगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने केसेस यही देखे हैं कि अगर कोई इंसान अच्छा है ना, तो भी ये समाज उसे बुरा बना के छोड़ती है, क्योंकि ये ना तुम्हें हंसना देखना चाहती है और ना रोना देखना चाहती है, ना अच्छा खाना देखना चाहती है और ना तुम्हें बुरा देखना चाहती है। आखिर ये चाहती क्या है, आज तक इसे कोई समझ नहीं पाया। तो इसलिए आप भी समझने में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करें और अपने काम पे कंटिन्यू ध्यान दें, ठीक है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। कम टू द पॉइंट। चैप्टर 14 में हम क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में देखते हैं। हाउ डिड इंडियन कल्चर स्प्रेड टू कल्चर एशिया, यानी कि मध्य एशिया का कल्चर कैसा था भारतीय कल्चर के अकॉर्डिंग, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। व्हाट वाज द रोल ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया चाइनाज रिलेशंस, मतलब कि बौद्ध धर्म से भारत और चाइना के कैसे रिलेशन थे, इसके बारे में हम जानेंगे। इंडियन कल्चर प्ले इन श्रीलंका, भारतीय कल्चर श्रीलंका में क्या रोल प्ले करता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। व्हाट इज द सिग्निफिकेशन ऑफ अंगकोर वाट, तो इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। इंडियन कल्चर रिच वियतनाम कंट्रीब्यूट द थाई कल्चर, इसके बारे में हम जानेंगे। हिंदू राजवंश 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित हुआ। शैलेंद्र साम्राज्य जावा में बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया। जावा में किस साम्राज्य को बढ़ावा हुआ? शैलेंद्र साम्राज्य का। बोरोबुदुर मंदिर सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध स्तूपों में से एक है, ठीक है। रामायण और महाभारत आज भी जावानीज छाया नाटकों में लोकप्रिय है, ओके। जावानीज ड्रामा दिखाया गया था वहां पे थाईलैंड में। बोरोबुदुर का क्या महत्वपूर्ण है ये देख लेते हैं। सबसे बड़ा बौद्ध स्मारक 750 से 850 ईस्वी में निर्मित हुआ। 9 स्तर बौद्ध ब्रह्मांड को दर्शाता है। 7 स्तूप संरचना क्या है? ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। भारतीय कला का प्रभाव बुद्ध के जीवन को चित्रित करने वाले भित्ति चित्र हैं। मजापहित साम्राज्य की क्या भूमिका है? स्वर्ण युग 13वीं से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तक रहा। स्वर्ण युग कब से कब तक रहा? 13 से 14वीं शताब्दी तक रहा। भारतीय संस्कृति का प्रभाव क्या था? साहित्य था, कानून और धर्म, ये सारी भारतीय संस्कृति में प्रभाव रखते थे, ठीक है। समुद्री वर्चस्व का क्या योगदान था? व्यापारिक मार्गों में ये नियंत्रण रखता था। पतन कैसे हुआ इनका? मजापहित का। इस्लाम के आगमन से हिंदू परंपराओं का अंत हो गया। जैसे ही इस्लाम वहाँ पे प्रवेश किया, हिंदू परंपरा खत्म हो गई। बाली ने हिंदू संस्कृति को कैसे बनाए रखा? 6वीं शताब्दी में से हिंदू शासन भारतीय प्रवासियों की स्थानीय परंपराओं को प्रभावित किया। ईत सिंह के लेख क्या बोल रहे हैं? बाली में बौद्ध धर्म का उल्लेख किया। ईत सिंह के लेख में बाली बौद्ध धर्म का क्या उसने किया? उल्लेख किया, ठीक है, यानी कि लिखा। जाति प्रथा आज भी प्रचलित है और बाली हिंदू संस्कृति में भी जाति प्रथा थी। मंदिर वास्तुकला हिंदू शैली में संरक्षित थी। मलय द्वीप समूह भारतीय व्यापार में क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है। भारत और चीन के बीच वाणिज्यिक संबंध समुद्री मार्गों द्वारा किया जाता था। हिंदू साम्राज्य में क्या था? 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में रहे हिंदू साम्राज्य। सांस्कृतिक आदान प्रदान हिंदू और बौद्ध परंपराएं स्थानीय परंपराओं में समाहित हुई। भारतीय पांडुलिपियां मंदिरों और खंडहरों में मिली। भारतीय पांडुलिपियां कहाँ मिली? मंदिरों और खंडहरों में, ठीक है। इसलिए भारतीय व्यापारियों में महत्वपूर्ण है। दक्षिण पूर्व एशिया में हिंदू प्रभाव कितने समय तक रहा? 1500
वर्षों तक हिंदू शासकों का शासन रहा दक्षिण पूर्व एशिया में। इस्लाम का आगमन के साथ पतन हो गया हिंदू प्रशासन का, ठीक है। और 15वीं शताब्दी कब हुआ था? 15वीं शताब्दी में। अवशेष आज भी मौजूद हैं। बाली और अन्य क्षेत्रों में हिंदू परंपराएं बनी रही हैं। दक्षिण पूर्व एशिया पर भारतीय प्रभाव के प्रमुख तत्व क्या थे, ये देख लेते हैं। धर्म, हिंदू और बौद्ध धर्म अपनाया दक्षिण पूर्व एशिया में। भाषा संस्कृत और पाली का प्रयोग किया। कानून और शासन क्या थे? धर्मशास्त्रों पर आधारित थे ये। कला और वास्तुकला भारतीय मंदिरों से प्रेरित थे। दक्षिण पूर्व एशिया की कानूनी प्रणालियों को भारतीय संस्कृति ने कैसे आकार दिया, ये जान लेते हैं। धर्मशास्त्रों का मॉडल धर्मशास्त्रों का जो मॉडल था वो कहाँ से था? कंबोडिया से था, थाईलैंड से था। जावा में कानून धर्मशास्त्रों से प्रेरित थे, ठीक है। राजतंत्री शासन, राजा को दिव्य शासक माना जाता था। मतलब सारी शक्तियां किसके पास होती थी? राजा के पास होती थी। राजतंत्र शासन वहाँ पे चलता था। कहाँ पे? दक्षिण पूर्व एशिया में, ठीक है। जाति व्यवस्था का क्या प्रभाव था? बाली में सामाजिक वर्गीकरण देखने को मिलता है, यानी कि इसमें वर्ण व्यवस्था भी थी। दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीयकृत राज्यों का पतन क्यों हुआ? इस्लाम का उदय हुआ तो हिंदू और बौद्ध परंपराओं को इसका स्थान इस्लाम ने ले लिया, ठीक है। यूरोपीय उपनिवेशवाद, पारंपरिक शासन प्रणाली बाधित हुई। जो पारंपरिक शासन चला आ रहा था उसमें एक रुकावट पैदा हो गया, ठीक है। स्थानीय अनुकूलन, स्वदेशी संस्कृतियां पुनः स्थापित हुई। तो ये रही आज की हमारी क्लास और यहीं से लास्ट है। और पढ़ते रहिए और चैनल को शेयर करिए और सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।